आज देखो 2023 का आखिरी डिस्कशन है। डिस्कशन हम स्टार्ट करें उससे पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं एथिक्स का। कानपुर में ना एक खबर सामने आई, 3 नाबालिग लड़कों ने, 3 माइनर लड़कों ने ना एक घर बना रखा था। जब हम छोटे होते थे हम भी कुत्तों के लिए घर बना देते थे ना कि तुम यहां रहो। तो डॉग के पपीज का ना एक छोटा सा घर बना रखा था गली में, और इन 3 माइनर लड़कों ने उस घर को आग लगा दी और 4 जो पपीज थे वो जिंदा जल गए। मतलब जानबूझ के आग लगाई गई, जलाने के लिए, इंटेंशनली, ऐसा नहीं गलती से। एक और खबर देखिए, कल की खबर है, 3 जुवेनाइल्स ने यानी माइनर्स ने दिल्ली में एक कैब ड्राइवर की हत्या कर दी। वो आगे जाना चाहते थे लेकिन जाम लगा हुआ था, कैब ड्राइवर आगे नहीं बढ़ सका, बात पे कहासुनी हो गई और चाकू मार के हत्या कर दी, तीनों माइनर्स। तो क्वेश्चन ये है, जो माइनर्स हैं, जुवेनाइल्स हैं, उनमें एम्पैथी, कंपैशन, काइंडनेस, ये सारी जो वैल्यूज हैं वो कैसे कल्टीवेट की जाए। आजकल देखो टीनेजर्स थोड़े ज्यादा ही गुस्से में नजर आते हैं, उनके एंगर को कैसे कम किया जाए और वैल्यूज को कैसे इनकलकेट किया जाए, इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। एथिक्स में एक टॉपिक है सीधा सीधा, रोल ऑफ फैमिली, एजुकेशन एंड सोसाइटी इन इनकलकेटिंग द वैल्यूज, इस टाइप से टॉपिक है। डेट आज की देखो 30 दिसंबर 2023 है और 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। पहला नेचुरल फार्मिंग से संबंधित है, दूसरा आर्टिकल इंडिया की डिप्लोमेसी से संबंधित है। पूरा साल खत्म हो गया तो इंडिया की डिप्लोमेसी ने किस प्रकार से अच्छा काम किया, क्या क्या चैलेंजेस हैं, वे फॉरवर्ड, वो सारी चीजें, एक कॉम्प्रिहेंसिव सा आर्टिकल है इंडिया की डिप्लोमेसी से संबंधित। फिर लास्ट में कतर में इंडिया के जो फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स हैं उनकी जो सजा थी पहले डेथ सेंटेंस की, उसे कम्यूट कर दिया गया है। तो आगे भारत सरकार की रणनीति क्या होनी चाहिए, इससे संबंधित आर्टिकल है। हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल नेचुरल फार्मिंग से संबंधित है। आप देखो जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हम। बिजनेस लाइन का ये आर्टिकल है। देखो ग्रीन रेवोल्यूशन से ना फसल की पैदावार तो इंक्रीज हो गई और इंडिया फूड के मामले में सेल्फ सफिशिएंट हो गया, लेकिन ना ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से बहुत सारे नुकसान भी हुए। जैसे देखो सोइल डिग्रेडेशन, बार बार हाई यील्ड सीड्स को की सहायता से फसल उगाई गई, एक ही फसल को बार बार उगाया गया तो सोइल के जो न्यूट्रिएंट्स थे ना वो मर गए, सोइल की फर्टिलिटी काफी कम हो गई पहले के अपेक्षाकृत। नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लीशन हुआ, जैसे ये हाई यील्ड सीड्स का इस्तेमाल किया गया, अब इसके लिए चाहिए पानी, ग्राउंड वाटर का एक्सप्लोटेशन काफी ज्यादा हुआ। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से जो नुकसान हुआ ना उसको एड्रेस करने के लिए एक सॉल्यूशन है नेचुरल फार्मिंग। सुभाष पालेकर ये देखो काफी सम्मानित है, इन्होंने यूं कहा जाता है कि पहली बार नेचुरल फार्मिंग का मंत्र दिया था। इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है और जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बारे में इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। सुभाष पालेकर का मानना है सोइल के अंदर, अब आप ध्यान से सुनिएगा, सुभाष पालेकर का मानना है सोइल के अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी आवश्यकता प्लांट्स को होती है। मतलब क्रॉप्स को ग्रो होने के लिए जिन भी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है वो सारे सोइल के अंदर होते हैं, ऐसा मानना है सुभाष पालेकर का। आवश्यकता इस चीज की है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, प्रोटोजोआ, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। तो आवश्यकता इस चीज की है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं सोइल में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स तक लेके जाएं। समझ गए आप आइडिया को? इनका मानना है न्यूट्रिएंट्स तो सारे हैं सोइल के अंदर, लेकिन हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की आवश्यकता है जो उन सोइल में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स तक लेके जाएं, प्लांट्स की रूट्स तक लेके जाएं। इसके बाद सुभाष पालेकर ये बोलते हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो है वो 4 व्हील्स पर, 4 पहियों पर टिकी हुई है। कौन से हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के 4 पहिए? बीजामृत, जीवामृत, मल्चिंग और वापसा। एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। बीजामृत का क्या मतलब है? बीजामृत का मतलब देखो ये है, जो सीड्स हैं यानी जो बीज हैं उनकी माइक्रोबियल कोटिंग की जाती है। कैसे की जाती है माइक्रोबियल कोटिंग? जैसे देखो ये सीड्स हैं, सीड्स के ऊपर गाय का यूरिन या फिर गाय का जो गोबर है उसका लेप लगा दिया गया, तो इससे क्या होगा, कई तरह के जो बैक्टीरिया वगैरह हैं वो सोइल में चले जाएंगे। उसके बाद दूसरा पहिया है
जीवामृत। जीवामृत में क्या होता है, सोयल माइक्रोब्स यानी सोयल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे बैक्टीरिया इत्यादि, इनकी संख्या को इंक्रीज किया जाता है। संख्या को कैसे इंक्रीज किया जाता है? काउडंग, गाय का गोबर, गाय का यूरिन, गुड़, इन सब चीज़ों की सहायता से। तीसरा व्हील है मल्चिंग। मल्चिंग में क्या होता है? मल्चिंग में देखो सोयल को यानी मिट्टी को ढक दिया जाता है पत्तों से, क्रॉप के रेजिड्यूज से, इन सब चीज़ों से। और सबसे लास्ट में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का जो चौथा पहिया है वो है वापसा। वापसा में क्या होता है? देखो आप पिछले पहिए में ध्यान दीजिए, पिछले पहिए में क्या हुआ था, मल्चिंग में सोयल को ढक दिया गया था पत्तों से या फिर क्रॉप रेजिड्यूज से। अब इन सब का डिकम्पोजिशन होगा। डिकम्पोजिशन जब होगा पत्तों का तो ह्यूमस क्रिएट होगा। ह्यूमस क्रिएट होने से क्या होगा, सोयल का एरेशन बढ़ेगा। एरेशन मतलब एटमॉस्फेयर में जो हवा मौजूद है उसका इंटरेक्शन जब सोल के पोर्स के साथ होता है तो इसे आप कहते हो सोयल एरेशन। और यही है चौथा स्टेप, वापसा। वापसा में क्या होता है, ह्यूमस क्रिएट होता है और सोल में हवा आ जाती है। तो ये चार पहिए जो हैं वो सेंट्रल पिलर हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के। अब एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि फार्मिंग के दौरान देखो बहुत सारे अनडिजायरेबल स्पीसीज भी अटैक कर देते हैं, जैसे कॉकरोच हो गया, कुछ इंसेक्ट्स हो गए, उन सब का अटैक हो जाता है। तो उनसे कैसे निपटा जाए, इसके लिए 3 मेथड्स सुझाए जाते हैं सुभाष पालेकर के द्वारा। पहला मेथड है अग्निस्त्राम, दूसरा ब्रह्मास्त्राम, तीसरा निमास्त्राम। बस आप नाम याद रख लीजिए। आपको ये सब याद रखने की आवश्यकता नहीं है कि अग्नियास्त्रा में कौन कौन सी चीज़ें ऐड की जाती हैं, नीम, हल्दी, अदरक, या फिर ब्रह्मास्त्रा में कौन कौन सी चीज़ें ऐड की जाती हैं, या फिर निमास्त्रा मेथड जो है पेस्ट को मैनेज करने का, उसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। डिटेल से याद रखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ नाम याद रखिए। देखो अभी तक हमने ये डिस्कस कर लिया जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है क्या, कैसे होती है। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि सरकार को जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को ज़्यादा से ज़्यादा एंकरेज करना चाहिए? शायद आपके मन में आया होगा हाँ, क्योंकि जितना अभी तक आपने डिस्कस किया उसके हिसाब से आपको लगा होगा जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इससे फार्मर्स की जो कॉस्ट है खेती करने की वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि महंगे महंगे जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। सॉइल को भी बेनिफिट मिलेगा क्योंकि फर्टिलिटी जो है वो बढ़ेगी। बायोडाइवर्सिटी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। रिसोर्सेज जैसे देखो केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता है तो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब का भी काफ़ी यूज़ होता है, लेकिन जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में इनका यूज़ कम होगा तो रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होगा, वेस्टेज नहीं होगा। नेक्स्ट फ़ायदा ये होगा जो फूड प्रोड्यूस हुआ है उसमें भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं होंगे। क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसका असर कम होगा जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग मेथड का अगर इस्तेमाल किया जाता है। मेथड आसान है, वुमेन भी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग मेथड यूज़ कर सकती हैं, तो उनका भी एम्पावरमेंट होगा। उनकी जो डिपेंडेंसी है कि महंगे फर्टिलाइजर्स को मार्केट से खरीद के लाना, इन सब चीज़ों पर कम होगी। फार्मर्स की जो हेल्थ है वो भी सही रहेगी, क्योंकि केमिकल्स का इस्तेमाल फार्मिंग में होता है तो वही हार्मफुल केमिकल्स फार्मर्स की बॉडी के अंदर भी चले जाते हैं। तो इन सब एडवांटेजेस के आधार पर तो देखो यही कहा जा सकता है कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का जो मेथड है वो अच्छा है, इसे इस्तेमाल में लाओ। तो ये तो हमने सिर्फ ना फायदे समझे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के, लेकिन देखो क्रिटिसिज्म भी काफ़ी ज़्यादा है। आप ना एक बार क्रिटिसिज्म भी समझ लीजिए। देखो ऐसा कुछ नहीं है कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का वास्तव में जो बजट है वो जीरो होता है। इतने सारे मेथड्स हैं जो ये अग्नियास्त्रा, ब्रह्मास्त्रा, निमास्त्रा, इसमें काफ़ी सारी चीज़ों का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। जैसे मिर्च का इस्तेमाल करो, नीम का इस्तेमाल करो, इनके पैसे लगेंगे ना। इवन गाय का गोबर, गाय के यूरिन की बात की गई है। आप गाय को डोमेस्टिकेट करोगे उसका भी तो खर्चा आएगा ना। इसके अलावा कई सारी चीज़ें ऐसे हैं उनमें भी इलेक्ट्रिसिटी या फिर पंप इस्तेमाल होता है। इसके अलावा फैमिली लेबर मान लीजिए, या फिर आपको बाहर से भी लेबर हायर करनी पड़ती है, तो मतलब खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप यूँ नहीं कह सकते कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में वास्तव में जो बजट है वो जीरो है। वास्तव में बजट जीरो नहीं है, काफ़ी खर्चा होता है। दूसरा क्रिटिसिज्म ये है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का,
अभी तक देखो कोई ऐसी इंडिपेंडेंट स्टडी नहीं है जो ये बोलती हो कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से जो फसल की पैदावार है वो बढ़ती है। गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश की एक रिपोर्ट है कि हाँ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग अच्छी है, लेकिन वो तो देखो जिस एजेंसी ने जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की है वही बोल रही है कि हाँ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की जो पैदावार है वो अच्छी है। मतलब इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन नहीं है। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर गवर्नमेंट ने कुछ काम किए, गवर्नमेंट तो बोलेगी ना हमने जो काम किए हैं वो अच्छे किए हैं, ये तो दूसरे लोग तय करेगी, जनता तय करेंगे गवर्नमेंट के द्वारा जो काम किए गए हैं वो कितने अच्छे हैं वो कितने गलत हैं। एक और एग्जाम्पल दिया जाता है जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। इस यूनिवर्सिटी के द्वारा एक फील्ड ट्रायल किया गया था। रिपोर्ट जो है वो 5 साल बाद अवेलेबल होगी, लेकिन कुछ रिलायबल सोर्सेज इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि शुरुआती रुझान जो है इस ट्रायल से ये मिले हैं, बल्कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से जो पैदावार है वो 30% तक कम हो जाती है। तो ये काइंड ऑफ दूसरा क्रिटिसिज्म है जो कहता है ऐसी कोई इंडिपेंडेंट रिपोर्ट नहीं है जो बोलती हो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से पैदावार जो है वो बढ़ जाती है। अब तीसरे क्रिटिसिज्म की बात करते हैं। मिस्टर सुभाष पालेकर का ये बोलना है कि सोइल के अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो प्लांट्स को चाहिए, जबकि देखो ये बात गलत है। साइंस बोलती है कि इंडिया की जो सोइल है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर है ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट के मामले में। मतलब जो ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए सोइल में वो काफ़ी कम मिलता है भारतीय सोइल में। हमारे इंडिया की 59% जो सोइल है उसमें नाइट्रोजन की कमी है, 49% सोइल में फॉस्फोरस की कमी है और 48% जो सोइल है उसमें पोटेशियम की कमी है। इसके अलावा ना सिर्फ इंडिया की सोइल में काफ़ी सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर इन सब की कमी है, बल्कि बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स इंडिया की सोइल में मौजूद होते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपने आप को फुली एक्सप्रेस नहीं कर पाते। मतलब उन न्यूट्रिएंट्स का बेनिफिट क्रॉप्स को नहीं हो पाता। कई सारे रीजन्स में सोइल जो है वो सैलिन है, कई सारे रीजन्स में सोइल्स जो है वो एसिडिक है और कई सारे रीजन्स में सोइल जो है वो टॉक्सिक है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से या फिर म्युनिसिपल वेस्ट की वजह से। कहने का देखो सिंपल मतलब ये है, देश के अलग अलग इलाकों में सोइल की जो क्वालिटी है वो अलग अलग है। किसी इलाके की सोइल में नाइट्रोजन ठीक ठाक है तो फॉस्फोरस कम है, लेकिन किसी दूसरे इलाके में ऐसा हो सकता है नाइट्रोजन ज़्यादा है तो पोटेशियम कम है। समझ गए? तो साइंटिस्ट क्या सजेस्ट करते हैं? साइंटिस्ट ये सजेस्ट करते हैं कि भैया आप सोइल की टेस्टिंग करवा लो। फार्मर्स को बोलते हैं, सरकार भी बोलती है कि आप सोइल को टेस्ट करवा लो, पता लग जाएगा आपकी सोइल में कौन से न्यूट्रिएंट्स ठीक ठाक हैं और कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी है। उसके बाद आप रेलेवेंट फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। इवन न्यूट्रिएंट्स को आप इंटीग्रेटेड ढंग से मैनेज कर सकते हो। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में ऑर्गेनिक मेन्योर को भी शामिल किया जाता है, जैसे क्रॉप रेजिड्यूज हो गए, बायो फर्टिलाइजर्स हो गए, हरे रंग की खाद होगी, इनका भी इस्तेमाल किया जाता है केमिकल फर्टिलाइजर्स के साथ साथ। तो ये तभी पॉसिबल होगा ना जब सोइल की टेस्टिंग होगी। लेकिन सुभाष पालेकर तो ये बोलते हैं सोइल टेस्टिंग इज ए कंस्पायरेसी, मतलब सोइल की टेस्टिंग नहीं करनी चाहिए, ये तो एक षड्यंत्र है। क्रिटिसिज्म देखो वैसे और भी हैं, लेकिन ना इस डिबेट से हट के नेचुरल फार्मिंग के फायदे नुकसान क्रिटिसिज्म क्या है, नेचुरल फार्मिंग प्रमोट क्यों नहीं हो रही है, उसका एक बड़ा एस्पेक्ट आप देखिए। नेचुरल फार्मिंग आपको पता है यील्ड कम हो जाती है, अभी तक के डिस्कशन से हमने समझ लिया। तो किसानों का यह कहना है कि नेचुरल फार्मिंग से हम खेती करें इस प्रैक्टिस से, तो हमारी जो फसल प्रोड्यूस होगी ना तो इसके हमें ज़्यादा दाम मिलने चाहिए, क्योंकि नेचुरल फार्मिंग की प्रैक्टिस का उपयोग करके तो पैदावार कम हुई है, तो मार्केट में उसका रेट ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि ये फसल हेल्दी है। बट उतनी अवेयरनेस अभी मार्केट में नहीं है। और उससे भी बड़ी चीज़, अगर किसी किसान ने नेचुरल फार्मिंग से खेती की है ना, तो लेबलिंग का कोई स्टैंडर्ड मेथड नहीं है कि हाँ भाई इस किसान ने नेचुरल फार्मिंग से खेती की है तो इस किसान की फसल जो है वो नेचुरल फार्मिंग वाली है। कौन लेबल करेगा, कैसे लेबल करेगा? बहुत से किसान झूठ भी बोल देते हैं कि हमारी नेचुरल फार्मिंग वाली फसल है, लेकिन वो होती नहीं है। मतलब समझ गए ना, लेबलिंग की दिक्कत है। हाल ही में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने ना एक ड्राफ्ट रिलीज किया था पब्लिक कमेंट्स के लिए
कि नेचुरल फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग की प्रोड्यूस के लिए लेबलिंग की रिक्वायरमेंट से संबंधित है। ये जो ड्राफ्ट है ना, नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग के बीच में डिफरेंशिएट करता है। मतलब ड्राफ्ट साफ साफ बताता है कि कौन सी फसल को हम ऑर्गेनिक फार्मिंग वाली फसल लेबल करेंगे और कौन सी फसल को हम नेचुरल फार्मिंग वाली फसल लेबल करेंगे। लेकिन उसके बाद बात आगे नहीं बढ़ी। राइटर कहते हैं देखो, कंज्यूमर्स में, मार्केट प्लेयर्स में, जो मिडिल मैन है, और प्रोड्यूसर्स में, इंडस्ट्रीज में नेचुरल फार्मिंग को लेके ना एक अवेयरनेस स्प्रेड करनी होगी, तब जाके नेचुरल फार्मिंग वाली प्रोड्यूस की जो डिमांड है वो बढ़ेगी। अभी के लिए देखो, पीडीएस सिस्टम में, मिड डे मील में नेचुरल फार्मिंग की प्रोड्यूस को प्रमोट किया जा सकता है सरकार के द्वारा अवेयरनेस प्रमोट करने के लिए। और कुछ एग्जांपल्स देते हैं, जैसे देखो 43,000 ना विलेज हार्ट्स हैं, विलेज मार्केट्स, जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, इन सब राज्यों में। तो यहां पे ना विलेज की जो मार्केट लगती है ना, कुछ स्टॉल को डेडिकेटेड नेचुरल फार्मिंग वाली स्टॉल लेबल किया जा सकता है कि यहां पे आप नेचुरल फार्मिंग वाले प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो। इससे अवेयरनेस आएगी। इसके अलावा जहां पे कंजम्पशन ज्यादा होती है, जैसे देखो तिरुपति मंदिर है आंध्र प्रदेश में, अब वहां पे ना मंदिर अथॉरिटीज ने ना 5,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप से कॉन्टैक्ट किया था कि हमें पेस्टिसाइड फ्री प्रोड्यूस चाहिए भगवान को ऑफर करने के लिए। तो बहुत सारे ये 5,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एकजुट हुए थे नेचुरल फार्मिंग से प्रोड्यूस हुई फसल की सोर्सिंग के लिए। तो इस प्रकार से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मिलकर काम कर सकते हैं नेचुरल फार्मिंग के प्रोड्यूस को प्रमोट करने के लिए। तो ये कुछ पॉइंट्स जो आर्टिकल में दिए गए हैं वो हमने समझे। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया की फ्लेक्सिबल डिप्लोमेसी से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, आप ना इंटरव्यू में बैठे हो और पैनल आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी या फिर डिप्लोमेसी का ऑब्जेक्टिव क्या है? आप क्या आंसर दोगे? देखो, इसका आंसर ये हो सकता है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का मकसद ये है, फॉरेन में यानी इंडिया से बाहर ऐसी सर्कमस्टांसिस क्रिएट करना जिससे कि इंडिया के हर प्रकार के इंटरेस्ट, जैसे फॉरेन पॉलिसी संबंधित इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, टेरिटोरियल इंटरेस्ट, हर प्रकार के जो इंटरेस्ट है ना वो सिक्योर हों और प्रमोट हों। सिंपल सा ये मतलब है। जैसे एग्जांपल आपको बताता हूं, भारत के बाहर जैसे यूएसए में इस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट करना कि यूएसए हमारे हित में फैसले ले, ऐसा कोई कदम ना उठाए जिससे इंडिया का नुकसान हो। उसी प्रकार से इंडिया से बाहर यूएन है, यूएन में जो रेजोल्यूशन पास हो वो इंडिया के हित में हो। यह मकसद होता है सिंपल किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी का। देखो, साल खत्म हुआ है तो आप इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से संबंधित कुछ अचीवमेंट्स और चैलेंजेस जान लीजिए। सबसे पहला है डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग। इंडिया ने ना डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग अच्छे से स्टैब्लिश की है। एक तरफ इंडो पैसिफिक रीजन में यूएसए के साथ कोऑपरेट कर रहा है, दूसरी तरफ रशिया के साथ इंडिया ने अपनी अच्छी दोस्ती मेंटेन करके रखी है। रशिया से हम S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज कर रहे हैं। कार्टसा एक्ट है यूएसए का कार्टसा एक्ट ये कहता है जो रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान के साथ में डिफेंस रिलेशंस मेंटेन करेगा उसके खिलाफ हम सैंक्शंस लगाएंगे। बट इंडिया के रशिया के साथ डिफेंस रिलेशंस हैं, लेकिन फिर भी यूएसए ने इंडिया के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाए। तो ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की जीत है, इंडिया की डिप्लोमेसी की जीत है कि इंडिया ने अच्छा बैलेंस स्टैब्लिश किया है। नेक्स्ट, चेंजिंग फॉरेन पॉलिसी। पहले ना इंडिया हेजिटेट बहुत किया करता था कि नहीं, यूएसए के साथ जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, हम पार्टनरशिप नहीं स्टैब्लिश करेंगे, हम किसी ग्रुप में नहीं जाएंगे। बट अब ना इंडिया ने वो हिचकिचाहट छोड़ दी है। इंडिया कहता है रूल बेस्ड डेमोक्रेटिक इंटरनेशनल ऑर्डर स्टैब्लिश करने के लिए, मतलब ऐसा वर्ल्ड हो जो इंटरनेशनल रूल्स पे चले, डेमोक्रेसी पे आधारित हो, तो हम दूसरे देशों के साथ ग्रुप बनाने के लिए तैयार हैं, जैसे इंडिया ने यूएसए के साथ मिलकर क्वाड बनाया है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक बैलेंसिंग। इकोनॉमिक बैलेंसिंग भी इंडिया ने सफलतापूर्वक की है। अब देखो, इंडिया जहां रशिया के साथ कोऑपरेट कर रहा है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के लिए, यूएसए के साथ कोऑपरेट कर रहा है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी में, और यूएस रशिया आपस में दुश्मन है। तो इंडिया ने इकोनॉमिक बैलेंसिंग भी की है कि यूएसए लेड जो इकोनॉमिक ग्रुप्स है वहां भी इंडिया एक्टिव रोल प्लेगा, और रशिया के द्वारा लेड जो इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं वहां भी इंडिया इंपॉर्टेंट भूमिका प्ले करने को तैयार है। नेक्स्ट बात आती है पॉलिटिकल बैलेंसिंग की। पॉलिटिकल बैलेंसिंग का तो सबसे बढ़िया एग्जांपल है,
देखो वेस्टर्न कंट्रीज का बोलबाला है G20 ग्रुप में। G20 की प्रेसिडेंसी इस बार इंडिया के पास थी और दूसरी तरफ एससीओ की प्रेसिडेंसी भी इंडिया के पास थी और एससीओ ग्रुप में कौन डोमिनेट करता है? चाइना। मतलब साफ है पॉलिटिकल बैलेंसिंग भी इंडिया ने अच्छे से की है। फिर नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इंडिया ने मेंटेन की है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मतलब इंडिया अब देखो फॉरेन पॉलिसी संबंधित जो फैसले हैं ना वो खुद लेता है, किसी देश के दबाव में आके नहीं लेता। अब जैसे इंडिया एक तरफ यूएसए के साथ भी मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, युद्ध अभ्यास, और रशिया के साथ भी मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है। नेक्स्ट, ग्लोबल साउथ की आवाज इंडिया जोर शोर से उठा रहा है। पहला वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट ऑर्गेनाइज हुआ जिसमें 125 देशों ने भाग लिया। तो इंडिया ग्लोबल साउथ की यानी पुअर और डेवलपिंग कंट्रीज की आवाज उठाने को तैयार है। इंडिया जोर शोर से इन देशों की आवाज उठा भी रहा है। अब इंडियन डिप्लोमेसी के लिए आप चैलेंजेस देखिए। चाइना का राइज, चाइना बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ है, संबंधित हमने आर्टिकल भी डिस्कस किया था। साउथ एशिया में चाइना इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन के उभरा है। लद्दाख में तो डायरेक्टली चाइना और इंडिया की फोर्सेस आमने सामने हैं 2020 के बाद से ही। ये एक चिंता का कारण है, चैलेंज है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है, देखो कई बार ना जैसे इंडो पैसिफिक रीजन में ना इंडिया के इकोनॉमिक इंटरेस्ट ना दूसरे देशों के जो इंटरेस्ट हैं इंडो पैसिफिक रीजन में उनके साथ ना मैच नहीं करते। इस वजह से इंडिया जो बहुत बड़ा रोल प्ले करना चाहता था ना इंडो पैसिफिक में, वो अभी तक नहीं प्ले कर पाया है। और हम जो बात कर रहे हैं ना बैलेंसिंग, हमने यूएसए और रशिया के बीच में बैलेंस स्टैब्लिश किया है। ये देखो बैलेंसिंग ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगी लॉन्ग टर्म में। एक लेवल के बाद हमें साइड चूज करनी ही पड़ेगी। अगर मान लीजिए रशिया चाइना एक तरफ और यूएसए दूसरी तरफ, दोनों के बीच में दुश्मनी बढ़ती है तो हमें एक साइड चूज करनी पड़ेगी, रशिया चाइना या फिर यूएसए। साइड नहीं चूज करेंगे, फेंस पे बैठे रहेंगे तो ये वो वाली बात हो जाएगी। हमारी बोलचाल सबके साथ है, रिलेशन सबके साथ ठीक ठाक है, लेकिन कोई रिलायबल पार्टनर नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर हमें किसी सच्चे दोस्त की जरूरत पड़ेगी तो कोई भी नहीं होगा। ये वो वाली सिचुएशन हो जाएगी। बोलते हैं ना दोस्ती कम रखो, लेकिन ऐसे दोस्त होने चाहिए जो सुख दुख में आपके काम आए। इंडिया सभी के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करके चल रहा है, ऐसा ना हो कि बुरे वक्त के दौरान कोई भी काम ना आए। नेक्स्ट, फिर एक चैलेंज ये है, हमारे आस पड़ोस में साउथ एशिया में इंडिया के लिए काफ़ी चैलेंजेस हैं। हमारे पड़ोसी देश नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये चाइना कार्ड प्ले करते हैं। और हमने सी राजा मोहन का आर्टिकल डिस्कस किया था कि हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं कि रिश्ते कई बार ना पड़ोसी देशों के साथ ठीक नहीं होते। मालदीव जैसे अभी इंडिया को बोल रहा है कि आप अपनी मिलिट्री पर्सनल यहाँ से वापस लेके जाइए। वे फॉरवर्ड में क्या बोला जाता है? वे फॉरवर्ड में बोला जाता है देखो ये सब बातें ठीक हैं, बट इंडिया का रोल ना ग्लोबल पॉलिटिक्स में इंक्रीज हुआ है, ये बात तो सभी मान रहे हैं। नेक्स्ट, इंडिया अब एक नेगोशिएटिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है वर्ल्ड के मेजर कंट्रीज के बीच में विवाद को सुलझाने के लिए। जैसे रशिया यूक्रेन वार को लेके वेस्टर्न नेशंस और रशिया के बीच में कन्वर्सेशन हुई थी रायसीना डायलॉग के दौरान और G20 की मीटिंग के दौरान इंडिया में। ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म्स, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स नहीं आ पाए हैं अभी तक। इतने सारे युद्ध चल रहे हैं लेकिन यूएन कुछ नहीं कर पा रहा है। तो इंडिया अफ्रीका दोनों आवाज बन सकते हैं रिफॉर्म्स लाने के लिए। नेक्स्ट है टैकलिंग चाइनीज प्रॉब्लम। चाइनीज प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए देखो इंडिया यूएसए के साथ क्लोज रिलेशन से इस्टेब्लिश कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली इसका सॉल्यूशन एक ही है कि आप जितना जल्दी ग्रो होगे, जितना आपकी इकोनॉमी जितना जल्दी ग्रो होगी उतने ही पावरफुल आप होगे। और पावरफुल की बात देखो हर कोई सुनता है, पावरफुल के साथ हर कोई दोस्ती मेंटेन करके रखना चाहता है। तो इंडिया को ना अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने पे ध्यान देना होगा, अपनी मिलिट्री पावर को इंक्रीज करने पे ध्यान देना होगा। बाकी जो कर रहा है यूएसए के साथ दोस्ती मेंटेन करके रखना वो सब ठीक है। तो ये हमने इंडिया की डिप्लोमेसी से संबंधित कुछ नॉर्मल पॉइंट्स डिस्कस किए। चलते हैं आगे। इसके बाद देखो कतर में जो नेवी के 8 फॉर्मर ऑफिसर्स हैं ना उनको फांसी की सजा सुनाई गई थी कतर की कोर्ट के द्वारा जासूसी के आरोप में। उनकी अब फांसी की सजा को कम्यूट कर दिया गया है, लेकिन 3 से 25 साल तक की सजा अलग अलग लोगों की अभी भी बरकरार है। यानी जो कन्विक्शन था उसे अपहेल्ड किया गया है, गलती को माफ नहीं किया गया है। कन्विक्शन अपहेल्ड है लेकिन सजा फांसी नहीं होगी, जेल में सजा काटनी पड़ेगी। इससे संबंधित आर्टिकल है, आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। राइटर देखो ये कहते हैं एटलीस्ट जो डेथ सेंटेंस का बर्डन था ना वो थोड़ा कम हुआ है, बट फिर भी मतलब अभी भी 3 से 25 साल तक की सजा है इन ऑफिसर्स को।
तो ये भी मतलब यहां से हमें आगे जाना होगा। क्या क्या ऑप्शंस हैं भारत सरकार के पास में? ऑप्शंस देखो 3 प्रकार के हैं। सबसे पहला ऑप्शन ये है, कतर के जो रूलर है ना, उनको बोला जाए कि प्लीज आप इस कन्विक्शन को रिव्यू कीजिए। पहला ऑप्शन ये हो सकता है। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि अगर वो इनकी कन्विक्शन को रिव्यू नहीं करते हैं तो फिर उन्हें बोला जाए कि आप हमें माफ कर दीजिए प्लीज। अगर वो माफ भी नहीं करते हैं तो फिर तीसरा ऑप्शन ये है कि यूं बोला जाए, 2015 का बायलैटरल एग्रीमेंट है इंडिया का कतर के साथ, कि ना इन ऑफिसर्स को फिर सजा आप इंडिया में काटने दीजिए, इंडिया की जेलों में। अगर देखो तीसरा ऑप्शन माना जाता है तो फिर ये हो जाएगा कि कन्विक्शन तो रहेगा और सजा भी काटनी पड़ेगी, लेकिन इंडिया की जेलों में काटनी पड़ेगी। राइटर कहते हैं देखो इस मुद्दे पर ना इंडिया की अप्रोच थोड़ी मैच्योर रही है। मीडिया ने हालांकि शुरू में काफी ऐसी न्यूज पब्लिश की, बट ना इस प्रकार से आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव न्यूज डालते हो किसी दूसरे देश के खिलाफ तो बल्कि रिलेशंस खराब हो जाते हैं। बट हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने काफी मैच्योरिटी दिखाई इस न्यूज को हैंडल करने में। लेकिन 1 दिसंबर को ना कतर के जो रूलर है ना, उनसे उनकी मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री मोदी के साथ में। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 28वीं मीटिंग थी दुबई में, तो वहां पे मुलाकात हुई थी। पता नहीं अभी कि उस मीटिंग में क्या भारतीय लीडरशिप के द्वारा यह प्रेस किया गया था कि इन 8 ऑफिसर्स को रिहा किया जाए या फिर नहीं प्रेस किया गया था। राइटर ये कहते हैं हाईएस्ट लेवल पे प्रयास होते दिखना भी चाहिए। और वैसे तो बहुत ज़्यादा आइडियल चीज़ भी राइटर बोल देते हैं कि अगर ये चीज़ सच है कि वास्तव में ये 8 ऑफिसर्स जासूसी कर रहे थे तो सरकार जो है भारतीय नागरिकों की जो जान है विदेशी धरती पर खतरे में ना डाले। यार हर देश अपने नेशनल इंटरेस्ट को सुरक्षित रखने के लिए इस प्रकार के ऑपरेशंस चलवाता है। कोई ऐसा देश नहीं है, मतलब जो मेजर कंट्री हो, छोटे छोटे देशों की मैं बात नहीं कर रहा, हर बड़ा देश इस प्रकार के इंटेलिजेंस जो ऑपरेशंस है ना वो कैरी आउट करता है और इंडिया अछूता नहीं है इन ऑपरेशन से। और जहां ऑपरेशंस चलेंगे इंटेलिजेंस वाले वहां रिस्क तो रहेगा। रिस्क को मिनिमाइज किया जा सकता है कि हाँ ऑपरेशन से इतने बढ़िया ढंग से चलाए जाएं कि उसमें रिस्क कम से कम इन्वॉल्व हो, लेकिन कई बार रिस्क लेना भी पड़ता है। जितना ज़्यादा आपको नेशनल इंटरेस्ट सिक्योर करना है उस हिसाब से रिस्क आपको कई बार लेने भी पड़ते हैं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया 8 फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स की सजा से संबंधित। क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट करना है आज आपको जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से संबंधित। व्हाट इज जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, और अगर इसको अडोप्ट किया जाता है वाइडर स्केल पे तो इंडियन एग्रीकल्चर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो भी आपको एनालाइज करना है। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। और इस डिस्कशन में आज इतना ही है। आज 2023 के डिस्कशन का आखिरी डिस्कशन था। अब अगली जो हमारी डिस्कशन होगी वो नेक्स्ट ईयर में होगी। नेक्स्ट ईयर में एक नई शुरुआत हम करेंगे। मौके होते हैं, देखो ये फिर से इम्प्रूवमेंट लाने के मौके होते हैं, पास्ट की गलतियों को सुधारने का मौके होते हैं, एक नया इंथुजियाज्म लाने का डिस्कशन में। तो मिलते हैं 1 जनवरी को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।